चलिए, तो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़े थे उसको आज एक बार फिर से जीरो से रिकॉल कर लेते हैं। पहला टॉपिक कि सर जीएलपी है क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है। देखिए बाबू, जीएलपी एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सभी पार्टनर के ज्वाइंट लाइफ पर लिया जाता है। सर ऐसा क्यों किया जाता है? जानते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ करता है उस समय उनको देने के लिए फंड की स्कार्सिटी ना हो। अगर किसी का डेथ हो जाए तो फंड की स्कार्सिटी ना हो, इस फंड को पूरा करने के लिए हम लोग एक बैकअप प्लान क्रिएट करते हैं और उससे ही बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो देखिए, कहता है कि जीएलपी इज अ पॉलिसी व्हिच इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन द ज्वाइंट लाइफ ऑफ अदर पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर के लिए ओपन होता है। फर्दर देखिए, कहता है द पर्पस ऑफ जीएलपी इज टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। हमारा बेसिक मोटो क्या है? हमारा बेसिक मोटो क्या है? फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना। क्यों रिड्यूस करना? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी। सर बहुत बार जिन पार्टनर का डेथ होता है नीतीश, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उन्हें आपको कॉम्पनसेशन देनी होती है, उन्हें आपको पैसा देना होता है। तो उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग ये पॉलिसी ओपन कर लेते हैं ताकि फंड कहीं से अरेंज हो जाए। जैसा कि तुम जानते हो कि डेथ पर हमेशा पॉलिसी वैल्यू मिलती है, सरेंडर वैल्यू थोड़ी मिलता है, पॉलिसी वैल्यू मिलता है, क्योंकि पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इनडायरेक्टली वी कैन से डेथ हो गया तो आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, तो आप आराम से उस पैसे से उनके परिवार को दे पाएंगे कॉम्पनसेशन। यहां तक ऑल क्लियर? आगे बढ़े। देखिए, ये चीज हम लोग उस दिन ओरली बात किए थे, हम इसको आज लिख दिए। ठीक है, ओरल चीज जैसे ऐसा आपको पता है, बट तब भी हम नोट डाउन कर दिए। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होगा? सर जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि जब जब एडमिशन होता है और जब जब रिटायरमेंट होता है तो रिकंस्टिट्यूशन होती है, और रिकंस्टिट्यूशन के समय आपको हमेशा सरेंडर वैल्यू दिया जाता है। क्या मिलता है बुआ? सरेंडर वैल्यू रिसीव किया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो रहा होता है। इशिका, एक बात बताइए बेटा, जब कोई नया पार्टनर आया, आनंद एक बात बताओ, जब किसी नए पार्टनर की एंट्री होगी एडमिशन के थ्रू, एग्जिट होगी रिटायरमेंट के थ्रू, तो क्या पार्टनरशिप में बदलाव नहीं होगा? तो जब पार्टनरशिप में बदलाव होगा तो जो पहले से पॉलिसी चली आ रही है क्या वो अब चलेगा? आंसर इज नो। सर अब तो हमें नया पॉलिसी लेना होगा ना, वो तो पुराने लोग थे। तो ऐसे केस में उस पॉलिसी को हमें क्या करना होगा? जाकर सरेंडर करना होगा। और जब हम सरेंडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तान्या, तान्या क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। प्लीज फोकस करो क्लास पर। हाँ, थोड़ा सा समझो, समझना ज्यादा जरूरी, कंपैरेटिवली लिखना। वो तो प्रिंट आउट भी करा लो। हाँ चले, आते हैं सेकेंड पॉइंट। सर सरेंडर वैल्यू जो है, अमाउंट है, वो क्या है? सर देखो, आपको पता है, हमें ये भी पता है कि आप इतना बात जानते हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सरेंडर वैल्यू किसको कहते हैं? सर जब भी हम लोग जीएलपी को डिसकंटिन्यू करते हैं, पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो कंपनी से जाके मीटिंग करते हैं, कंपनी से जाके बातचीत करते हैं कि भैया हम पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम पॉलिसी नहीं चलाना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी मेरा वैल्यू निकल रहा है, जो भी अभी तक हमने पैसा दिया, आप उसमें एडजस्टमेंट मारकर जो भी हमारा पैसा बनता है प्लीज हमें दे दीजिए। इस पैसे को क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। इतना बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, होप सो याद है, पक्का? चलिए आगे बढ़े। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, ये प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो सर आप प्रीवियस क्लास में तो यही बताए थे कि जीएलपी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ पार्टनर। यस सर, पैसा कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे? आंसर इज नो। सर धंधा पे करती है, बिजनेस पे करता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म पे करती है प्रीमियम अमाउंट। ओके सर, सर हम पैसा रिसीव कब करते हैं? दो हालात। कब कब? दो हालात। पहला, एग्जैक्टली अगर हम बात करें, अगर पार्टनर का डेथ हो जाए
या पॉलिसी मैच्योर हो जाए, दोनों में जो अर्लियर होगा, दोनों में जो पहले होगा, उसमें हमको पूरा वैल्यू मिलता है। पूरा वैल्यू, हम सरेंडर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। फुल वैल्यू इंश्योरेंस का कब मिलेगा तानिया? दो सिचुएशन में बेटा, या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाए या पार्टनर का डेथ हो जाए, दोनों में से जो सिचुएशन पहले हो जाए। ऑल क्लियर? पक्का? ठीक है। देखिए सर, हम लोग जीएलपी का काउंटिंग ट्रीटमेंट कितनी तरह से करते हैं? हम लोग जीएलपी का काउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरह से करते हैं। अचानक से स्कैनर पे देखे कि ऑब्जेक्टिव वगैरह एक डिस्कस डाल दिया था, तो हम भी आपको ये मेंशन कर दिए। जीएलपी को हम लोग 3 तरह से ट्रीट करेंगे। एज ए एक्सपेंस, जिस पे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, जीएलपी एज एन एसेट्स और जीएलपी एज एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ। जानते हो पहले वाले मेथड को प्रीमियम मेथड कहा जाता है। ये सब बहुत अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव है जो बहुत रेयर केस में स्टूडेंट्स को पता रहता है। जीएलपी एज एसेट्स, इसको सरेंडर वैल्यू मेथड कहा जाता है। और जब हम तीसरे टेक्निक्स को यूज करते हैं तो जीएलपी रिजर्व मेथड कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? जॉइंट लाइफ रिजर्व मेथड कहते हैं। तो हम कंटिन्यू करें बच्चे। तो कितना तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उज्जवल? 3। जीएलपी एज एसेट्स, जीएलपी एज एक्सपेंस, जीएलपी एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कोई दिक्कत? होप सो यहां तक क्लियर होगा। हम पेज नंबर मार्क कर दिए हैं, तो हम लोग स्क्रीनशॉट पेज नंबर वाइज इसका कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा। आइए सर, आपने प्रीवियस क्लास में भी बताया, अभी तो कोई नया बात नहीं है, कि सर जब भी एडमिशन और रिटायरमेंट होगा उस समय हमेशा हम सरेंडर वैल्यू रिसीव करेंगे। तान्या, आप इसका जवाब दे सकती हैं ऐसा क्यों होता है? यानी इतना बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले तुम सामने आओ, सामने बैठो, इधर मेरे सामने बैठो, फेस दिखना चाहिए, स्क्रीन से तुम नहीं। कोई बताएगा? ऑब्वियसली सर, पॉलिसी मैच्योर हुई नहीं और एडमिशन और रिटायरमेंट हो गया तो पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन हो गया। और सर जब रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है तो हमें क्या दिया जाता है? सरेंडर वैल्यू। हम उतना देर से समझा रहे हैं, ये हम अपने लिए लिखे हैं। क्या हमको एग्जाम में बैठना है? नहीं ना। किसके लिए लिखे हैं? आप लोग के लिए ना। तो किसको देंगे? कुत्ता बिल्ली भालू को देंगे? जू में जाके देंगे नोट्स? क्या आपको देंगे? तो पहले फोकस किस पर? समझने पर कि लिखने पर? तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दिए इतना आसान बात का? इसका मतलब आप नहीं सुन रहे थे। हाँ, तो बच्चों डेथ के केस में कौन सा वैल्यू मिलता है हमको? पॉलिसी वैल्यू। अच्छा, अगर डेथ से पहले मैच्योरिटी हो जाए तो पॉलिसी वैल्यू है ना। दोनों केस में पॉलिसी वैल्यू। बस एक एडमिशन और रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है, देखिए क्या होता है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। जब एक नया पर्सन आके जुड़ जाता है ना तो हर कुछ बदलना होता है, जिसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब पुरानी पॉलिसी इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि उसको पुराने लोगों ने बनाया था। इस बात को समझिए। तो नए तरह से सब कुछ बनाना है, इसीलिए उस पॉलिसी को डिसॉल्व करना होता है। अब पैसा तो आप छोड़ नहीं सकते, आप इंश्योरेंस कंपनी से जाके बात करते हैं कि सर देख लीजिए ना, जो भी निकलता है दे दीजिए, उसी को सरेंडर वैल्यू कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां से हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होगा। तो हम लोग जीएलपी को कैसा ट्रीट कर रहे हैं तानिया? बोलिए बेटा, कैसा ट्रीट कर रहे हैं? अब जीएलपी का हम लोग कौन सा पॉइंट स्टडी करेंगे? क्या हो गया? स्क्रीन पे नहीं है? नहीं है तो बोलिए। क्या है? एक मिनट चेक करने दीजिए, कहीं मेरा लॉग आउट तो नहीं हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, अभी हम लोग कौन सा सिचुएशन समझेंगे? जीएलपी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अच्छा बच्चों, इस मेथड का कोई नाम है क्या? क्या नाम है उज्जवल?
मेथड देखो एक बार, अभी जस्ट बताए थे, इसको प्रीमियम मेथड कहते हैं, सेकंड को सरेंडर वैल्यू मेथड कहते हैं, और तीसरे को ज्वाइंट लाइफ रिजर्व मेथड कहते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको ये टॉपिक अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको अभी थोड़ा सा फ्रेम कर देते हैं। जानते हो बच्चों, सुनो ना, जब जब हम लोग जीएलपी को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, तो ना तो पार्टनरशिप ना तो पार्टनर्स के कैपिटल पे इसका असर पड़ेगा और ना तो बैलेंस शीट पर। सर, यानी आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पीएल है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पड़ना है, वो है पीएल। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो कंफर्म करेंगे, आप वहां मिलाना। चले हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए सुनिए ध्यान से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आते हैं। ओके, आज ध्यान से एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि अभी आपका फ्रेश माइंड है। सेकेंड आवर के बाद भले हम देखते हैं कि हैंग करने लगता है हार्ड डिस्क आप लोग। ओके ठीक है, आइए पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उज्जवल, एक प्रैक्टिकली इमेजिन करते हैं, 3 लोग पार्टनर हैं। सभी सुनिएगा ध्यान से। अमन, 3 लोग पार्टनर हैं। हम ये व्हाइट बोर्ड और इन्वर्टर, कौन कौन हो गया? हम, व्हाइट बोर्ड और इन्वर्टर, 3 पार्टनर। अरे नाम है, व्हाइट बोर्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इन्वर्टर इज द नेम ऑफ पर्सन। नहीं हो सकता है। जब साइलेंसर नाम हो सकता है तो इन्वर्टर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ठीक, हाँ बैटरी हो सकता है। चलिए ठीक, तो एग्जाम्पल आपने सुन लिया। तो हम लोग अचानक से डिसाइड किए कि हम लोग एक पॉलिसी ओपन कर लेते हैं। अगर हम लोग में से किसी का डेथ हो गया तो भैया पैसे कहां से आएंगे देने के लिए? ठीक है, हम लोग टहलते हुए रोड पर गए, एक इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर दिखा, ऑफिस दिखा, हम लोग एक पॉलिसी ले ली। तो एक बात बताओ तान्या, जब हम लोग प्रीमियम का अमाउंट देंगे, पूरा पैसा एक दिन तो नहीं दिया जाता। आप जानते हो ना कि हम लोग धीरे धीरे पेमेंट करते हैं, और उस स्लो पेमेंट का नाम क्या होता है? प्रीमियम। प्रीमियम होता है। चलो, तो जब हम प्रीमियम का अमाउंट पे करेंगे मिंटू, और हम इस प्रीमियम को एज ए एक्सपेंस मानकर चल रहे हैं, फिर से याद कीजिए, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? फर्स्ट मेथड, ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज, और जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या होना चाहिए तानिया? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जाहिर सी बात है, जब ईयर का एंड होगा, चाहे हम अप्रैल टू मार्च बनाए या जनवरी टू दिसंबर बनाए, ईयर तो एंड होना ही है। क्लोजिंग ईयर में इस बैलेंस को उठा के कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। वेरी गुड, तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, नॉर्मल ट्रीटमेंट है। आप इसको एज एक्सपेंस बता रहे हैं, ऐसा हम लोग ने लाखों एग्जांपल्स पढ़ा है, बस वर्ड ही ना बदला सर। अगर रेंट होता तो यही ट्रीटमेंट करते। हाँ बिल्कुल, आगे चले, आगे चले, सुनिए। तो सर एक बात बताइए, ये कब तक चलेगा? तो हम जब तक पॉलिसी देते रहेंगे। अब हम इसको अगर 10 साल चलाएंगे तो क्या हम 10 साल का एंट्री आपको रिपीट करें? इतना तो आप समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि ये एंट्री कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तब एक बात बताइए, हम व्हाइट बोर्ड और इन्वर्टर, हम लोग 3 पार्टनर हैं। इन्वर्टर मर गया चौथे साल, तो 4 साल तक तो हमारा गया ना, ही पॉलिसी का पेमेंट, प्रीमियम का पेमेंट हुआ ना, तो ये एंट्री कितना साल तक रिपीट होगा? 4 साल तक। सिंपल। तो क्या हम 4 साल इसको लिखें? नहीं सर, इतना समझा दीजिएगा, सफिशिएंट है। आगे चले। हाँ, अब डिपेंड करता है, अगर चौथे साल के स्टार्टिंग में इन्वर्टर मर जाता तो 3 ही साल में पैसा देते। तो इतना इंप्लाइड है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लीज यहां तक एकदम शांति से फ्रेम कीजिए। आगे बढ़े? ठीक है, चलो। सर एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाए या पार्टनर का डेथ हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। सर दोनों पहले हो जाए, और दोनों में अच्छी बात यह है कि हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, है ना? उसको पॉलिसी वैल्यू भी बोलते हैं ना, पॉलिसी वैल्यू।
ठीक है। तो सर जब हम मान लीजिए चौथे साल, तान्या सुनिएगा, चौथे साल मेरा एक पार्टनर मर गया, मेरे पार्टनर का नाम क्या है? इन्वर्टर। दो चीजें हो सकती है, मेरा इन्वर्टर कब मरा? चौथे साल के स्टार्ट में कि चौथे साल के एंड में? अगर एंड में उसका डेथ हुआ तो पैसा तो हम 4 साल का दे चुके हैं, और बेचारा स्टार्ट में अगर मरा तो 3 ही साल का हम प्रीमियम पे किए। खैर मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि जिस ईयर में मेरा एक पार्टनर का डेथ हो गया इन्वर्टर का, उस ईयर हमको क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। डू यू एग्री? पॉलिसी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। सरेंडर वैल्यू अलग होता है दोस्त, क्या इतना मेहनत पे पानी फेर दिए? फुल वैल्यू जब मिलता है उसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। सरेंडर वैल्यू आधा मिलता है। जिस तरह से टिकट कैंसिल रेलवे में करवाते थे तो पूरा पैसा मिलता है उज्जवल, शायद कुछ कटता है ना बच्चे, आधा या कुछ जो भी, तो वो पूरा नहीं मिलता ना, उसी तरह से वो पूरा नहीं मिलता है। कुछ बोल देगा। आगे चले तो देखो अमन, हमने एग्जांपल क्या लिया दोस्त? मेरा एक पार्टनर मर गया, मेरे पार्टनर का नाम इन्वर्टर, हमको क्या मिलेगा उज्जवल? पॉलिसी वैल्यू। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या पे कर रही है? पैसा। देखिए दोस्त तुरंत नहीं देगा, पहले हम कॉल करेंगे, हेलो इंश्योरेंस कंपनी, देखिए मेरा पार्टनर मर गया, इन्वर्टर वह मर गया। हाँ तो वो आएगा भैया, अब ड्यू एंट्री तो हो गया, अब उसका कोई ना कोई एजेंट आएगा ना देखने सच्ची मरा कि झूठे का सुला दिया है। अभी यूपी में केस आया था ना कुछ दिन पहले, पिता ने अपने बेटे का फ्यूनरल भी करवाया, फ्यूनरल अंतिम संस्कार, लेकिन सब कुछ प्लान था, घर से क्रियाक्रम भी हुआ, डेड बॉडी निकला भी, लेकिन बेटा मरा ही नहीं था। बेटे और बाप को बस पता था, और वहां पे पूरा बॉडी जलाया गया, लेकिन बेटा को नहीं जला के इन लोगों ने किसी और को जला दिया। नहीं बाद में तो वो पूरी मैटर खुली, उसका बहुत उसके बेटे के अगेंस्ट क्राइम का केस था, क्राइम सीन था, वो हम आपको बाद में बता देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हिनस क्राइम है, गंदा क्राइम है, तो उसको डिस्कस नहीं करते। बाद में पुलिस को हुआ क्या कि 4-5 साल बाद एक दिन अपने घर रात में आया हुआ था, तो कॉलोनी में किसी ने देख लिया और आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस को बताया, पुलिस इंक्वायरी करना शुरू की, तो 1.5-2 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन में हुआ कि ये जितना भी प्रोसीजर हुआ ये सब एक काल्पनिक प्रोसेस था, ये समाज को दिखाने के लिए था, और हर लोग फ्यूनरल में मिले हुए थे, और इसका जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर था उसके फादर थे, कल्प्रिट यानी फादर थे। गुनाह तो बेटे ने किया था बट इसको कवर अप पिता ने किया। खैर छोड़िए, नालत है वैसे पिता पे जो अपने बेटे को डिफेंड कर रहे थे, वो भी इतने गंदे क्राइम के लिए। चले मुद्दे पे आते हैं। तो ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स और मैच्योरिटी वैल्यू, तो दोस्त पहला एंट्री क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। तान्या बेटा पैसा मिल गया कि ड्यू है? ड्यू है, ठीक है। जब ये पैसा हमको मिलेगा दोस्त, जब इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट कर लेगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, तभी ना पैसा देगी। तो ये पेमेंट करेंगे तो हमारे फर्म के पास क्या आया? पैसा आया, है ना? तो जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट, अब किससे आया? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्रेडिट कैंसिल कर दिए। एक बात बताओ दोस्त, अगर हमको शॉर्ट में एंट्री करना होता तो क्या एंट्री कर देते कि जिससे दोनों चीज कैंसिल हो जाए? बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, इंश्योरेंस कंपनी कट जाता है ना, ठीक है? तो हम आपको शॉर्टकट भी आगे सिखाएंगे, अभी ना एकदम प्रोसेस से चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फ्रेम हो पाए। तो पहला ड्यू एंट्री हुआ, फिर हमने रिसीव कर लिया। अब जाहिर सी बात है दोस्त, ये पैसा किन का है? हम सभी पार्टनर का। क्या सिर्फ इन्वर्टर लेके जाएगा? क्या इन्वर्टर के हिस्से से गया था? नहीं, इन्वर्टर, व्हाइट बोर्ड जो मेरा दूसरा पार्टनर है, और हम तीनों लोग पैसा बांटेंगे टू ऑल पार्टनर्स, है ना उज्जवल? कोई दिक्कत? तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? जीएलपी अकाउंट, हाँ, टू ऑल पार्टनर्स। अच्छा एक और शॉर्टकट दिखाएं, देखो तो इसमें से क्या क्या कट हो सकता है? बैंक टू ऑल पार्टनर्स, है ना? पहला और दूसरा एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी कट गया, है ना? और जीएलपी कट गया, तो बचा क्या? बैंक टू ऑल पार्टनर्स। तो अगर
टाइम का एग्जाम में स्कार्सिटी हो, आप आराम से शॉर्टकट ले लेगा, ठीक है। बस पता होना चाहिए, प्रोसेस से नहीं जाके हम सीधे रिसीव्ड अमाउंट को बांट देंगे। तानिया तुम समझ पाई हम लोग क्या बात किए? हम लोगों ने पहले ड्यू किया, फिर रिसीव किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट मार दिया, ड्यू को एलिमिनेट कर दिया, सीधे रिसीव और सीधे डिस्ट्रीब्यूट एक ही में। अभिषेक का ध्यान नहीं है क्लास में, समझ गए हैं पक्का ना? ठीक है, हाँ बुआ बोलो ना। नहीं सिखाए तो बिना ड्यू के तो पैसा आएगा ही नहीं ना। वो तो आपको सिखा दिया जाता है पढ़ाने के लिए कि पैसा आया और बट गया, इसलिए नहीं बताया जाता है कि इतना तो हम 11 से पढ़ रहे होते हैं। विदाउट पेमेंट रिसीव बट कैसे सकता है? पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक बटेगा कैसे, और आएगा कैसे? जब तक तुम बताओगे नहीं तो आएगा कैसे? इसीलिए बेसिकली हम किसी से भी पढ़े, हमसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, कोई भी टीचर सीधे बताते हैं जेएलपी का पैसा मिला और वो हम बांट दिए, लेकिन बिना पैसा मिले बटेगा कैसे? तो पैसा मिला तभी तो बटा, है ना। तो शॉर्टकट था, एलिमिनेट एंट्री भी कर देते हैं। हम अभी क्या बताएं, आप जब अपना स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं या किसी भी टीचर से पढ़ते हैं या हम ही आपको शॉर्टकट में पढ़ाते तो हम सीधे डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बता देते, जीएलपी अकाउंट है टू ऑल पार्टनर्स, किस पैसे पे सभी का हक है। लेकिन पैसा तो प्रोसेस से आया ना, पहले तो उनको क्लेम गया, क्लेम से पैसा मिला और तब ना हम एंट्री किए। सिस्टम तो यही कहता है, सही चीज। तो शॉर्टकट मारेंगे तो सीधे एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही तो हम आपको इतना बता, पैसा आएगा कैसे? विदाउट इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन आएगा कैसे? इवेंट हुई है तो जब आप तक क्लेम करोगे नहीं तो पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली पैसा कहां से आया है? आगे चले सर, ये तो आपने कहा मैच्योरिटी पर। सर जरूरी है क्या? सर जरूरी है कि पार्टनर का डेथ हो, या ये भी तो हो सकता था सर, एक पार्टनर का एडमिशन हो जाता या किसी का रिटायरमेंट हो जाता और हम सब बचे हुए लोग ये फैसला लेते कि भाई इसको डिसकंटिन्यू करो क्योंकि अब नया पार्टनर आ रहा है। ऑब्वियसली हौच-पौच तो आप रिश्ता को नहीं ना कर सकते, पुराना रिलेशन भी चलाइएगा नया रिलेशन भी चलाइएगा, वो नहीं हो सकता दोस्त। हाँ तो सवाल है कि सर ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा नीतीश? सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू का एंट्री क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है टू जीएलपी। अब सर जो जीएलपी का पैसा मिला वो क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। किस में? आपस में सभी पार्टनर्स बांट लेंगे। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको सिखा चुके। तो थर्ड में दो एंट्री है, आइए इसको एक साथ रख देते हैं। अगर डेथ हो गया तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिला और रिकंस्टिट्यूशन होगा तो बस सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 वैसे ही होगा, चाहे वो मैच्योरिटी का हो तो सरेंडर का। क्या चीज समझ रहे हो ना? तो दोनों चीज आपको साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुनना बाबा, प्लीज दिमाग में बैठाना, अगर मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा तो कब मिलेगा? डेथ होने पर या मैच्योरिटी होने पर, दोनों में जो पहले हो जाए। और अगर रिकंस्टिट्यूशन होता तो सरेंडर वैल्यू मिलता। सर एंट्री पे कोई फर्क पड़ता? आंसर इज नो। एंट्री पहले भी वही रहेगा, एंट्री अभी भी वही रहेगा, बस फर्क होगा अमाउंट का। मैच्योरिटी वैल्यू का बड़ा फिगर होता है ना, और सरेंडर वैल्यू का छोटा फिगर। अब इसको क्या बोलते हैं सुनो, हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सहारा में आपने एक स्कीम लिया दोस्त, कुछ साल के बाद, मान लो 20 साल का स्कीम था, 5 साल के बाद हमको लगा कि नहीं ये प्रोडक्टिव स्कीम नहीं है, या हमें लगा कि शायद हम पैसा अब देने में कैपेबल नहीं है। तो दोस्त हम जाकर बोलेंगे और हमको पूरा पैसा वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा डिडक्ट होकर मिलेगा। तो जो पैसा कट जाता है कुछ पैसे मिलते हैं। छोटा सा एग्जांपल, बैंक का खाता बंद करवाए हो कोई जाकर, अच्छा कभी जाओगे, एक एग्जांपल लेते हैं, अकाउंट में 10,000 रुपए है, हम अकाउंट आज क्लोज करवाएंगे, आपको क्या लगता है हमको आज पूरा 10,000 दे के वो लोग भेजेगा? नहीं, पैसे डिडक्ट करेगा कुछ।
किस नाम पर? मेंटेनेंस, सर्विस, ये वो कुछ ना कुछ उसको नाम देकर, मतलब आपको पूरा पैसा नहीं मिलना है। हाँ, पूरा नहीं मिलता अकाउंट क्लोज करने पे। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि बड़ा अमाउंट निकालकर छोटा अमाउंट छोड़ते हैं, फिर जाते हैं बैंक, हमको अकाउंट बंद कराना है। क्योंकि बड़ा अमाउंट का एडजस्टमेंट का भी फिगर क्या बना देंगे वो लोग? जीरो तो होने नहीं देता ना। अब तो नया टेक्निक बैंक का है, आप देखते हैं ना, मिनिमम अमाउंट रखता है और वहां से धड़ाधड़ उस पर चार्ज जोड़ने लगता है आपसे। अरे बैंक है, खेल थोड़ा मजाक है। छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, रुकिए। तो अमन, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एज अ एक्सपेंस जब हम ट्रीट करेंगे, बताना वन बाय वन। पहला, प्रीमियम का पेमेंट करे, पहला एंट्री। तान्या, तुमको क्लियर है? किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट किया जाता है तो एक्सपेंस अमाउंट डेबिट टू बैंक होता है। दूसरा, जब ईयर का एंड होगा वो एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा? वेरी गुड, ठीक है दोस्त। ये चीजें तब तक कंटिन्यू होगी जब तक 3 घटना ना हो जाए। सुनना, या तो हम सरेंडर करने को रेडी ना हो जाए, या तो किसी पार्टनर का डेथ ना हो जाए, या फिर मैच्योरिटी ना हो जाए। ये कंटिन्यू होगा। इसीलिए एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 को अब हम कैसे लिखते हैं? ये तो कितना साल भी हो सकता था, तो समझना है आपको। अब आते हैं तीसरे एंट्री पे। 2 चीजें हो सकती हैं दोस्त। अगर पार्टनर का डेथ होगा, तान्या, डेथ होगा, या मैच्योरिटी अमाउंट पहले हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। इसी को मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, इसी को पॉलिसी वैल्यू भी कहते हैं। पक्का? एंट्री क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, फिर पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और उसी पैसे को क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और शॉर्टकट मारे तो एंट्री नंबर 3, 4 और 5 का एक लाइन में अगर बोले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज योर विश, आप चाहो तो शॉर्टकट में एक एंट्री ले सकते हो, लेकिन चूंकि सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना तो चीजें याद रहेंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, किसी भी चीज को शॉर्टकट करना आसान है। जब इंसान पूरी बातें जानता है तो शॉर्टकट कर सकता है, और शॉर्टकट सीखेगा तब तो दिक्कतें हो, तो ऑलरेडी शॉर्टकट में जी रहा है। आगे चले। अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ दोस्त, तो क्या मिलेगा नीतीश भाई? अपने सरेंडर मिलेगा। सर, एंट्री अभी भी सेम होगा जो मैच्योरिटी में हुआ, फर्क एक ही चीज का है। मैच्योरिटी में बड़ा फिगर मिला, सरेंडर में छोटा फिगर मिला। शॉर्टकट एंट्री मारोगे तो क्या बोल दोगे बच्चा लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, होप सो यहां तक बात समझ में आया होगा। क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आज समझ में आ रहा है ना? बुद्धि में जा रहा है? ठीक है, यही तो अभी ताजा ताजा दिमाग है। चले, आइए एक छोटा सा शॉर्ट में क्वेश्चन उठाते हैं। रीड करें, सुनिएगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। पीएसआर क्या है इनका? 2:3:5। ऑन 30 अप्रैल 2001 they took a joint life policy। कब ली? सॉरी, 30 अप्रैल कहते हैं, हाँ 30 अप्रैल 2001 को इन्होंने एक जेएलपी लिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया। कितने का? 80,000 का। और इस 80,000 को हर साल कितना प्रीमियम पे करना है? 3,000 का। डन? कोई दिक्कत? तो जानते हो अप्रैल में इन्होंने दिया होगा 2001-2, उसके बाद 2-3, लेकिन 28 अगस्त 2004 की बात है। एक आदमी गयो, एक पार्टनर गया, ए, ठीक है। ए डाइड एंड इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड। कब? 20 अक्टूबर 2004। उसी साल को हम रिसीव कर लिए। अच्छा, अमाउंट बता रहा है क्या? कितना अमाउंट? अच्छा सर, वही मिलेगा जो पॉलिसी है, 80,000। द बुक्स ऑफ फर्मवेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। और ये अप्रैल टू मार्च का डाटा फॉलो करते हैं। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। हम आपको बताए थे कि जेएलपी 3 तरह से ट्रीट होता है, एज एक्सपेंस, एज एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हमने अभी आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है, ओके। तो क्या आप बिना शॉर्टकट मारे पूरा प्रोसेस से एंट्री करेंगे? एक बार आप ट्राई करो, फिर हम आपको बताते हैं। हम म्यूट कर देते हैं जब तक, ठीक है। चलिए
चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है XYZ आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में? 2:3:4। कहता है दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1,80,000 ऑन विच एनुअल प्रीमियम वाज पेड कंसीडर एज एक्सपेंस। मतलब आपको क्लियर कर दिया कि हम लोग एक्सपेंस मेथड यूज कर रहे हैं। 1 जनवरी 2005 को एक्स का देहांत हो गया, ठीक है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खैर अपने लिए ये बहुत मैटर नहीं करता, ये तुम जानते ही है कि लॉस भी पार्टनर को ही फेस करना पड़ेगा। कहता पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन एक्स डेथ। हम लोग जानते हैं कि जिस दिन देहांत हुआ इसका मतलब अब पूरा फुल वैल्यू मिलेगा। फुल वैल्यू का मतलब पॉलिसी वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अपना मुद्दा ये नहीं है कि प्रीमियम का एंट्री कैसे होगा, पीएल का एंट्री कैसे होगा, वो तो तुम जान चुके हो। तुमको जो यहां एंट्री करना है वो ये एंट्री करना है कि जब हम मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव करेंगे या कौन सा वैल्यू रिसीव करेंगे और वो सभी पार्टनर्स में बटेगा। और एक चीज ये और चेक करना चाहता है कि तुम लॉस को कैसे बांटते हो। तुमको बढ़िया से पता है कि प्रॉफिट होता तो सभी पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता, तो लॉस है तो सभी पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। तो हमको कितना एंट्री करना पड़ेगा? पहले लॉस को बांटेंगे, तो लॉस को जब बांटेंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। गुड कि क्रेडिट होगा? प्रॉफिट होता तो गुड। उसके बाद हमको 3 एंट्री करना है। क्या क्या एंट्री करना है? तो मैच्योरिटी वैल्यू का क्लेम करना है जिसको हम ड्यू एंट्री बोलते हैं, फिर रिसीव एंट्री करना है, फिर उस पैसे को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक तरीका ये हो गया। अगर हम शॉर्टकट तरीका पे बात करें तो रिसीव और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री को कंबाइंड कर देंगे। कैसे एंट्री कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो बनाया जाए। हाँ, हम तो कहेंगे कि आप सिस्टमेटिक एंट्री कर लीजिए, एक लास्ट में शॉर्टकट में एंट्री कर लीजिए, इससे कमांड रहेगा। हाँ बोलिए बच्चे। हम आपको अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिए कि इस क्वेश्चन का थीम ये नहीं है आपको प्रीमियम सिखाना, पीएल में ट्रांसफर करना। इस क्वेश्चन का थीम है कि मैच्योरिटी वैल्यू का एंट्रीज को आता है कि नहीं। अब बोलिए। इसमें पिछले वाले में तुम वैसे ही ना किए क्या? हम समझ गए। आप कह रहे हैं कि पीएल 31 मार्च को हुआ, अब पैसा अक्टूबर में मिला, तो 31 मार्च की एंट्री पहले कैसे हो सकता है? तो लॉजिकल चीज है अमन। तो देखिए हमारे पास या तो प्रोसेस से आप एंट्री कर लीजिएगा, ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक ना और लिखकर, ऑप्शनल लिखकर शॉर्टकट एंट्री कर लीजिएगा जिसको आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं सीधे। तो अभी पहले सीखिए, शॉर्टकट तो हम आराम से सीख लेंगे पूरा पता हो तो। चले तो सर एक बात बताइए, थर्ड ईयर में क्या हो गया भैया? सरेंडर वैल्यू का आप एग्जांपल लिए। तो दोस्त एक बात बताओ, अगर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में नोटिस करना, क्योंकि एंड और स्टार्टिंग का एंट्री बदल जाता है। अगर हम ये स्टार्टिंग में ही फैसला ले लिए उज्जवल कि हमको तीसरे साल कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये तय है कि तीसरे साल हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम फैसला कब ले लिए? स्टार्टिंग। तो हम पे नहीं करेंगे। तो सर जाहिर सी बात है हमको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। आइए तो इस एग्जांपल पे हम आपको एक चेंज कर देते हैं सरेंडर वैल्यू कि हम कितना लेके चल रहे हैं? 8,000। ठीक है, सरेंडर। अरे मानने में क्या जा रहा है जी? 800 मान सकते हैं, 8,000। तो हम क्या मान लिए उज्जवल कि थर्ड ईयर में जब हम सरेंडर करेंगे नीतीश तो क्या मिलेगा? हाँ सर,
सुनिए, तो हम क्या मान लीजिए अर्चना, सरेंडर वैल्यू कितना मिलना है तान्या? 8,000। चलो, तो एक बात बताओ तान्या, जब हम थर्ड ईयर में सरेंडर ही करने वाले हैं, वो भी स्टार्टिंग में, तो क्या हम तीसरा साल का प्रीमियम पे करेंगे क्या सतीश, उज्जवल? तो सर हम गए, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और क्या पे कर दिए? तुम लोग पहले दूर हटो, तुम सेक्शन लागू होने का ही मतलब नहीं है, दूर हटो। हाँ, तो भैया हमको क्या मिल गया? पैसा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। सर आप अभी शॉर्टकट सिखाए थे कि बैंक अकाउंट हम जीएलपी का पैसा रिसीव कर लिए। ठीक है, कितना रिसीव कर लिए? 8,000। लेकिन सर ये सवाल है कि ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का। किनका? पार्टनर्स का। नए का कि पुराने का? पुराने का। तो पुराने को बांट दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वेल गुड, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो सर एक बात बताइए, तीसरे साल में इसका असर कहां कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में? कहीं नहीं। सर बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? जब किसी चीज को एक्सपेंस माना जाता है तो बैलेंस शीट में असर दिखेगा। तो बकलोले वाला बात करते हैं, कहिए कि पार्टनर के कैपिटल पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, पार्टनर्स को पैसा मिला है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया है। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो बाई जेएलपी जितना ओल्ड होगा बांट देंगे। पक्का? आगे बढ़े? ठीक है सर, इसी एग्जांपल में अज्यूम कर लीजिए, सेम एग्जांपल में डेथ हो गया, एक पार्टनर का देहांत हो गया, तो क्या मिलेगा नीतीश? सरेंडर वैल्यू कि मैच्योरिटी वैल्यू कि पॉलिसी वैल्यू? तो तीनों में से कौन सा मिलेगा? सरेंडर, मैच्योरिटी। तुमको जरूरी था बोलना, तुमने बोल। अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्त, तो अब एंट्री, अब कितना पैसा मिलेगा तान्या? 8,000 मिलेगा कि पूरा मिलेगा? पूरा मिलेगा सर, 1,00,000 मिलेगा। तो पैसा रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, और सर बांटने का तो एंट्री वही होगा जो आप सिखाए हैं। तो फिर से काहे के लिए टेंशन लीजिएगा? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। सिंपल। कोई दिक्कत है क्या दिमाग कि बुझा? कुछ बुझ गए? बहुत सुंदर। आगे चले। तो सर इतना देर जो भाषण दिए, बकवास किए, ये बताइए कि आप हम लोग को क्या पढ़ाए? हम लोग का समय तो बर्बाद कर दिए। नहीं बुतरू, हम आपको ना सिचुएशन 1 पढ़ाए, व्हेन जीएलपी ट्रीट एज एक्सपेंस। अब देखिए, हाँ प्रीमियम मेथड, हमको तो पता नहीं था इसका इफेक्ट। प्रीमियम पे करने वाले टाइम पर हम लोगों का ना तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा और ना बैलेंस शीट पर। हाँ सर, पार्टनर पे असर पड़ेगा दो समय, जब सरेंडर वैल्यू मिलेगा और जब मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। ठीक है? हाँ, एक सवाल, एक बड़ा काम का बात बताना देखिए सर, कैसे पता चलेगा? सर कैसे पता चलेगा कि जीएलपी एक्सपेंस है? बैलेंस शीट में खोजेंगे तो लोग, तो अरे तो लोगों को क्वेश्चन में टीएल दिया होगा छोटा सा, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो लिखा होता है उसको पढ़ के पता चलता है कि एक्सपेंस है। छोटा सा लिखा नहीं, हाँ वही तो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन में लिखा है। आगे बढ़े? डन? कोई सवाल? चलो, अब हम आज आपको पढ़ाएंगे जीएलपी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, जीएलपी ट्रीटेड एज एसेट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट। चलो सतीश, हम लोग जीएलपी को कैसा ट्रीट करने वाले हैं? तो हम लोग जीएलपी को ट्रीट करने वाले हैं एज अ इन्वेस्टमेंट।
सर मतलब ऐसा एसेट्स। हाँ मिंटू भैया, इस मेथड का कोई और नाम था क्या? ओहो छोटा सा, क्या नाम था? हाँ सरेंडर वैल्यू मेथड। तान्या देवी क्या नाम था? हाँ सिलेंडर नहीं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू गैस सिलेंडर है क्या? नाटक कम करो। तो बच्चों जब भी हम लोग जीएलपी को एज ए एसेट्स ट्रीट करते हैं, मतलब हमने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया। चलो अब सवाल है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जीएलपी का कैसे होगा? तो भाई साहब सबसे पहला साल हम लोग क्या पे करते हैं? प्रीमियम। तो उसमें मैंने क्या सिखाया बच्चे प्रीमियम का? जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग क्या पे किए? प्रीमियम पे किए। अच्छा सर जब ईयर एंड होता है तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। अब यहां बड़ा काम नहीं यार, रुको तो। सर एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि जीएलपी को ऐसे एसेट्स ट्रीट करो, तो इसको पीएल में आप क्यों भेज दिए? वो झूठ बोल देते हैं। नहीं ऐसा नहीं। अरे सुनो ना, सब्र करो, सुनो। एक बात बताओ, क्या पहले साल क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी जीएलपी का कोई सरेंडर वैल्यू बताती है? कहती है कि पहले साल का कोई सरेंडर वैल्यू नहीं। तो जब हमारे दिए हुए पैसों का वो कोई वैल्यू ही नहीं लगाएगा तो दोस्त ऐसे कहां से बनेगा? तो बोले तो मेरे लिए पूरा का पूरा लॉस एक्सपेंस। यही वजह है दोस्त कि पहले साल में कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने उसे ट्रीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी इसका कोई सरेंडर वैल्यू देने को रेडी। तो दोस्त जब सरेंडर वैल्यू नहीं दिया, सरेंडर वैल्यू नहीं देगा तो एसेट्स क्रिएट। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। सुनिए अब आते हैं सेकेंड ईयर पर। अरे मर जाएगा तो नॉमिनी को देगा और किसको देगा? सब्र रखिए, हर चीज पर बात कर रहे हैं, एक के बाद सब घुसेड़ दीजिएगा तो कैसे होगा? हमको पता है आप आगे आगे पढ़ लिए हैं, हम बताएंगे, हमको सब बताएंगे। आप वेट कीजिए ना, इतना सिचुएशंस किसके लिए बनाए? आप ही लोग वेट करेंगे। अब देखो सुनो, अब सेकेंड ईयर से डिफरेंस अराइज हुआ। दूसरा साल आया, हाँ सर, फिर से हमको टाइम से कॉल आ गया इंश्योरेंस कंपनी से, ट्रिंग ट्रिंग। कोई महिला कॉल की, सर आपका ड्यू डेट आने वाला है 4 दिन के बाद। आजकल तो वो जियो का भी रिमाइंड देता है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है। खैर भैया हम लोग पेमेंट कर दिए, जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। लेकिन जानते हो जब पीएल में ट्रांसफर करने की बारी आएगी वहां से थोड़ा क्रूशियल होगा। कैसे? सुनो, इंश्योरेंस कंपनी जितना तुमको दूसरे साल सरेंडर वैल्यू बनाकर दे देगी। ऐसे के एग्जांपल समझते हैं। सुनो, मान लो तुम 10,000 इस बार प्रीमियम पे की इस साल, ऐसे इसी एग्जांपल में ऐसे हम क्वेश्चन समझाएंगे तुमको। और सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू सतीश माना गया 8,000। तो दोस्त एक बात बताओ, 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, 8,000 सरेंडर वैल्यू कंपनी मान भी दे रही है, तो हमको एग्जैक्ट लॉस सिर्फ कितने का हुआ? 2 का हुआ। पहले साल तो उसने सरेंडर वैल्यू माना ही नहीं, तो पूरा का पूरा पीएल में डाले ना। हाँ, लेकिन दूसरे साल उसने सरेंडर वैल्यू मान लिया, तो दोस्त जितना सरेंडर वैल्यू मान लिया वो मेरे लिए एसेट बन गया। इसलिए देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है तुमको समझने के लिए कि जो सरेंडर वैल्यू है वो मेरा एसेट्स बन गया, इसीलिए जीएलपी को डेबिट कर दिए और एसेट्स क्रिएट हो गया। और जब वो एसेट्स क्रिएट हो गया तो कहां चला गया? बैलेंस शीट में। फिर से सुनो, नहीं सुनते हो इसीलिए हचपची आता है दिमाग। रुको, हम पहले साल है कि दूसरे साल है? दूसरे साल है ना?
काल्पनिक एग्जांपल, आई रिपीट, काल्पनिक एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर। पॉलिसी कितना हम पे किए? 10। मान लो काल्पनिक एग्जांपल 10,000 पॉलिसी दिए। बेटा तुम जाओ, खा के आओ, तुम्हारा मन एकदम बेचैन है, जाओ ना, हम पूछ रहे ना, अरे बिना डांटे बोल रहे, जाओ ना तुम, 5 मिनट लगेगा, कुछ खा के आओ। सरेंडर वैल्यू उज्जवल 8,000 है दूसरे साल। अब थोड़ा शांत होकर सोचो, हम दूसरे साल 10,000 दिए, कंपनी 8,000 सरेंडर वैल्यू देने को हमको रेडी ही है, मतलब मेरा एक बैकअप बन गया। कितने का? कुछ खुदा ना खास्ता हम सरेंडर करते भी हैं तो 8 तो अपन को मिल गया। तो हम एक्स्ट्रा कितना दिए? तो मेरे पॉकेट से कितना लगा? 2 मेरे लिए लॉस हो गया। तो जो पैसा लॉस, जो पैसा हम उसको एक्सपेंस मान लिए, उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिए, तो 2,000 रुपया पीएल में ट्रांसफर, 8,000 जो सरेंडर वैल्यू है उसको एसेट्स बना दिए। और दोस्त बाकी जीएलपी प्रीमियम 10,000, यानी ऐसे एंट्री करेंगे 2,000, 8,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। अब आप कंपेयर करो, पहले साल की एंट्री में और दूसरे साल की एंट्री में फर्क हुआ। क्यों सर? क्योंकि पहले साल सरेंडर वैल्यू था ही नहीं, हमको पॉलिसी का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, इन सब का सब बर्बाद जाएगा, पानी में बह गया, नाली में बह गया, तो हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? मान लिया सब खर्चा। हाँ, अब दूसरे साल में सरेंडर वैल्यू सबका बदला लेगा रे तेरा पैसा, समझे? तो जितना मेरा लॉस हुआ वो पीएल में, और जो सरेंडर वैल्यू है वो मेरे लिए एसेट्स बनाना। दोस्त क्या भी सतीश क्या बना जी? सिंपल। भारी लगा क्या? यहां तक आसान है। अच्छा सर एक बात बताइए, इस सरेंडर वैल्यू कैसे निकालनी है? आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आदित्य जिस कंपनी में काम करते हैं वहां यही सब इनको सिखाया जाता है। इनकी कंपनी क्लेम पे करती है, सरेंडर वैल्यू, क्लेम, मैच्योरिटी, इन सब का कैलकुलेशंस। ये सब ना जब आप बहुत हायर स्टडीज में पहुंचेंगे फाइनल लेवल में, तब ये सब शुरू होगा। आपको धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और हम आपको बताते हैं। जब ग्रुप 2 में अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स आपको पढ़ाया जाएगा, वहां क्लेम दिया होगा। ग्रुप 1 में तू क्लेम निकालना सीखे, ठीक है? फाइनल में जाओगे तो सैल्वेज वैल्यू तो दिया था, सैल्वेज वैल्यू कैसे बनता है, धीरे धीरे करके आपको पूरा एंटायर नॉलेज खड़ा किया जाए। एक बार में पॉसिबल नहीं है, नहीं तो भैया दिमाग हो जाएगा क्रैश, खासकर मेरे जैसा आदमी का। बैठ गया, सच कह रहे हो, हंस देते वक्त। आगे चले, उजली उजली, आगे चलते हैं। मान लो दोस्त, सुनो 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 ध्यान से, 3rd ईयर के स्टार्टिंग में दोनों आदमी में सर प्रॉब्लम हो गया। मान लो हम लोग 3 पार्टनर थे, हम बोर्ड और मेरा मित्र इन्वर्टर, हम तीनों में लड़ाई हो गया। इन्वर्टरवा कहा नहीं अभी नहीं मरा है, अभी जीवित है। पहला एग्जांपल में था, बोला नहीं तुम लोग गंदे दोस्त हो, हम तुम लोग के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम रिटायर हो रहे हैं। हम बोले ठीक है। तो दोस्त वो भी स्टार्टिंग में फैसला हुआ, नीतीश बताएगा। जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है कि पॉलिसी वैल्यू मिलता है? दोनों नहीं, तो क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो चलो छोड़ो। तो दोस्त एक बात बताओ, उज्जवल एक बात बताओ, अगर हम तीसरे साल के स्टार्टिंग में, अमन हम तीसरे साल के स्टार्टिंग में ही जब फैसला ले लिए कि हम पॉलिसी नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो हम प्रीमियम पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे नहीं सर, क्यों देंगे? तो दोस्त इन लोग को कॉल किए, कंपनी को, ऑफिस में गए, मिले, देखिए सर ऐसा ऐसा इश्यू है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी, देखिए कुछ बनता है तो दे दीजिए। उन लोगों ने कैलकुलेट किया, कुछ समय लिया और हम लोगों को बोला इतना पैसा आपको दे देंगे सरेंडर वैल्यू। वेल गुड। तो जब वो हमें पैसा देंगे, हाँ एक चीज और तान्या, ऐसा नहीं कि 3rd ईयर में सरेंडर होगा, ये सब एग्जाम्पल है, बात हम बोलना भूल गए। हाँ
मत समझ लीजिएगा कि दिस इज द रूल। इत्तेफाक है कि हर एग्जांपल में तीसरे साल में बोल देते हैं सरेंडर, हो सकता है 5वें साल भी हो, पक्का ना? हाँ नहीं हो सकता है, लफड़ा हो जाता भविष्य में जाके। तो जैसे ही हमको सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्या एंट्री करेंगे सतीश? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ये स्पेसिफिक किनका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो किनको बटेगा? अब सुनिए, इतना आसान नहीं है तो चले सुनो। मान लो, अरे मान लो ना, तीसरे साल सरेंडर वैल्यू कंपनी हमको 15,000 दी। तीसरे साल उनको पे नहीं किया तो कारण हो गया सर, आपको मान लेना पड़ेगा। सरेंडर पे नहीं की, सरेंडर वैल्यू तो लिस्ट में दिया है ना। हर साल का अलग अलग होना है, हर साल का सरेंडर वैल्यू अलग होगा। जैसे दूसरे साल तक आप बोले थे कि 8,000 मिल रहा है, तो तीसरे साल तो पे नहीं पैसा नहीं थी, सरेंडर पे होते तो सरेंडर वैल्यू होता ना। हाँ तो सुनो, तो सर एक बात बताइए, एक्सेस अमाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। यहां पे बड़ा ट्विस्ट है, सुनिएगा, अब एकदम रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा सा भी दिमाग हटाए तो हौच पौच हो जाएगा। सर तीसरे साल सरेंडर वैल्यू कितना है? 15। तीसरे साल के हम लोग स्टार्टिंग में ही फैसला लिए थे कि हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, प्रीमियम। अब क्लॉज में चेंज करते हैं, हम अगर प्रीमियम पे कर दिए होते तो तीसरा साल का सरेंडर वैल्यू कितना है? 15, ठीक है। रिलैक्स होकर सुनिएगा, विवेक भैया पता नहीं समझ रहे कि नहीं। विवेक भैया जी सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, अटेंशन से। दोस्त 15, एक बात बताइए, इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना पैसा देती? 15 देती, लेकिन अकाउंट्स कहता है कि भैया 15 में से कुछ पैसा तो तुम पहले ही दे चुके हो। अब तुम बोलोगे सर कब दिए? ये जो सरेंडर वैल्यू को आप एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट किए, एसेट्स अकाउंट में भेजे, पार्टनर के अकाउंट में गया कि नहीं गया? शांत होकर सुनना दोस्त, जब तुम पीएल में कम चार्ज किए तो इसका मतलब पीएल में एक्सपेंस कम हो गया, और जब पीएल में एक्सपेंस कम हो गया तो पार्टनर का अकाउंट ऑलरेडी 8,000 से इनडायरेक्टली क्या हो गया? बढ़ गया ना। रिलैक्स होकर सोचो, सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा? प्लीज स्क्रीन पे ध्यान देना। सेकेंड ईयर में तुम पीएल में सिर्फ कितना पैसा पुट की हो? 2,000, है ना? कायदे से जाना कितना था? लेकिन तुम कितना भेजे? तो इसका मतलब 8,000 कम भेजे। 8,000 एक्सपेंस अगर कम लिखे तो इसका मतलब प्रॉफिट 8,000 से इनडायरेक्टली ये पैसा दूसरे साल का किनको बटा है? पार्टनर्स को। यानी 8,000 पहुंचा ना इनडायरेक्टली। तो अकाउंट्स कहता है कि बबुआ मेरे, 15 तुमको पूरा बांट के देंगे। 15 में से तो सरेंडर वैल्यू पिछले बार तुमको 8 चला ही गया है, एक्स्ट्रा कितना निकला? 7। तो यही 7,000 जो एक्सेस अमाउंट है वो बटेगा। अब सुनना, अब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आते हैं। उज्जवल अभी बोला कि सर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हम सरेंडर किए, वेरी गुड। तो थर्ड ईयर में हम पॉलिसी दिए नहीं, सॉरी प्रीमियम दिए नहीं, तो जब प्रीमियम नहीं दिए तो सरेंडर वैल्यू भी तो हमको वही मिलेगा जो पिछले साल का है, 8। तो सर जब हमको वही 8 मिला और वो 8 पहले ही बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये वाला एंट्री नहीं होगा। यहीं पर आकर कॉम्प्लेक्स होता है ये। हाँ हमको तो पता था, मुहाई से चिहाड़ते हम समझ ही जाते कहीं है, समझ गए? समझे कि नहीं? फिर से सुनना, अगर हम तीसरे साल पैसा दे दिए होते तो सरेंडर वैल्यू कितना होता? काल्पनिक एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ रूल, क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो समझाने के लिए। तो तानिया अगर हम तीसरे साल प्रीमियम दे देते तो मेरा सरेंडर वैल्यू कितना होता? 15। और तीसरे साल ही हम फैसला लिए कि भैया हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तुमको कंपनी कितना पैसा देगी? सरेंडर वैल्यू 15 देगी ना।
देगी? हाँ सर, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया तीसरे साल का, तो आप डिजर्व करते हैं तीसरे साल का सरेंडर वैल्यू। वेरी गुड। अब तो तुम अभी तक यही पढ़ी थी कि जो पैसा मिला पार्टनर को बांट दीजिए। किसमें? एक्सपेंस वाले मेथड में। किस मेथड में? एक्सपेंस वाले मेथड में। चले आगे। अब सुनिएगा, अकाउंट्स कहता है कि भाई रे ठीक है, मानते 15 मिला, लेकिन 15 में से तो पिछले साल हम 8 ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू मान के तुमको तो क्रेडिट कर चुके हैं। डायरेक्टली नहीं किए हैं, इनडायरेक्टली तो क्रेडिट हो चुका है ना, क्योंकि हम एक्सपेंस को कम कर दिए, मतलब 8000 प्रॉफिट बढ़ गया। और वो पैसा रिलैक्स होकर सोचो, अगर हम पीएल में खर्च कम लिखते हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा तो कौन ले गया? कुत्ता की बिल्ली? पार्टनर्स। तो 8000 उनके पॉकेट में जा चुका है ना। तो अकाउंट्स कहता है कि 15 में से तो 8 तुम ले ही चुके हो, बस एक्सेस पैसा कितना निकला? 7000। तो ये 7000 बटेगा, ना कि 15 बटेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें बदलाव करते हैं। सुनो, तुम स्टार्ट में ही डिसीजन लिए, जो क्वेश्चन है उस पर आओ। क्वेश्चन जो है दोस्त, जब तुम स्टार्टिंग में ही फैसला ले लिए थर्ड ईयर के, तो तान्या जब हम स्टार्ट में फैसला ले लिए बेटा, तो क्या थर्ड ईयर के स्टार्ट में हम प्रीमियम दिए? तो जब हम प्रीमियम नहीं दिए, सुनना, प्रीमियम नहीं दिए आस्था सतीश, तो क्या हम एसवी के डिजर्व करते हैं सरेंडर वैल्यू को? नहीं। कंपनी कहेगी ना दोस्त, जब तुम तीसरे साल का पैसा नहीं दिए तो तुम डिजर्व कहां करते हो? तो वो हमको सिर्फ कितना देगा? 8 देगा। तो एंट्री में कितना हो जाएगा? रुको इसको मिटाते हैं। तो हम कितना लिखेंगे? 8000 अकाउंट डेबिट। तान्या, am I right? तो दोस्त ये पैसा किस में बटेगा? पार्टनर्स में। क्या ये एंट्री होगा? नहीं होगा। अकाउंट्स कहता है दोस्त पैसा तो इनडायरेक्टली तुमको पहले ही दे दिए हैं। अब समझ में आया डिफरेंस? हाँ, यहां से ट्विस्ट लगा ना। अब एक सवाल है, सर कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन इसको एसेट्स ट्रीट कर रहा है? हाँ, सब कुछ एडिशनल है, मैं तुम्हें मिलेगा, एडिशनल ससुर है तुम्हें। सुनिए, कहता है कि बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू लिखा होगा, एसेट साइड। तुम समझ जाना कि इट इज, इन लोगों ने इसको ट्रीट किया है एज एन एसेट। मुझे कुछ यहां से लगा थोड़ा सा ट्विस्ट है? हाँ। तो जितना आसान हम 12th में जीएलपी पढ़े, उतना यहां नहीं लगा। 12th में तो चूजा लेवल का था, चूजा जैसे नहीं पढ़ता है। कुछ नहीं था सर, ये तो ज्यादा हम जो आपको समझाए थे ना, उसी को नोट में लिखे, पढ़ के देखिए। अगर सरेंडर वैल्यू इज इक्वल्स टू जीएलपी क्रिएटेड एंड एसेट्स, नो जीएलपी इज ट्रांसफर्ड। यही तानिया तुमसे सवाल पूछे कि हमको वही 8000 मिला, तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा? तो तुमने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पैसा ऑलरेडी पहले ही, यही हम लिख रहे थे। पता है, अगर इस एग्जाम्पल से आपको नहीं समझाते ना, तो ये थ्योरी आप नहीं समझ पाते। इसीलिए अकाउंट्स में एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल पढ़ने से थ्योरी पहले समझ में आता है। और टैक्स में भी पता नहीं आप नोटिस किए कि नहीं, प्रैक्टिकल पढ़िएगा। इसीलिए कुछ टीचर पढ़ाने का तरीका चेंज कर लिए, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली पहले पढ़ाने लगते हैं। इससे भी एक फायदा है दोस्त, थ्योरी जल्दी बुझाता है ना। लेकिन ये है कि हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम कैपिटल गेन में सोचेंगे तो फेल कर जाएगा, है ना। सुनिए, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर सरेंडर वैल्यू जीएलपी क्रिएटेड से एक्सेस होगा, उज्जवल अभी कुछ समझाए थे, सरेंडर वैल्यू मिला 15000, पिछले साल ऑलरेडी 8 सरेंडर वैल्यू मान चुके थे, तो सिर्फ एक्सेस को बांटे थे। समझे? कुछ आइडिया लगा यहां तक? वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू कौन बात कर? चलिए, तो बउआ लोग, हमें क्वेश्चन उठाए हैं, रफली लिख दिए हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग पॉलिसी वैल्यू कितने का लेकर चल रहे हैं? 1 लाख।
और हर साल अपने को प्रीमियम देना है 10,000 रुपए का। ओल्ड रेशियो 3:2 और सरेंडर वैल्यू कुछ इस तरीके से, फर्स्ट ईयर में नील, सेकेंड ईयर में 8,000, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 23,000। जानते बेटा, वो पूरा चार्ट बनाकर दे देता है आपको। इस तरीके से आपका स्कीम चलेगा। हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। सतीश ध्यान दीजिए, हम लोग 2 केस पढ़ेंगे तीसरे साल में। एक तो हम लोग पॉलिसी सरेंडर करेंगे, एक तो हम थर्ड ईयर में पॉलिसी सरेंडर करेंगे, और केस बी में पार्टनर का डेथ भी होगा। तो 1 बाय 1 सोचते हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे है, हम आगे आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो सुनिए, थर्ड ईयर में हम लोग पॉलिसी को सरेंडर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे जब हम बताएंगे आपको तो वहां फिर से क्लॉज क्रिएट कर लेंगे आगे। इतना क्वेश्चन पे आते हैं पहले। तो सर एक बात बताइए, तो 2 साल तो हमको पहले प्रीमियम पे करना ही है। अच्छा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे बच्चे लोग, हम लोग कैसा बना रहे हैं इसको? एज अ एसेट या एज ए एक्सपेंस? एसेट। पहले आप जल्दी से क्वेश्चन को लिख लो कॉपी में। और एक काम और करना, क्वेश्चन के नीचे 2 लाइन छोड़ देना, क्योंकि हम उसमें चेंज भी करेंगे कुछ। तो सर सुनिए, केस ए में पॉलिसी जो है सरेंडर हम लोग करेंगे थर्ड ईयर में। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें। सर एक बात बताइए, पहले साल फर्स्ट ईयर में हम लोग कौन कौन सा एंट्री करेंगे? प्रीमियम पेमेंट करने का। तो जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। नीतीश, अभिषेक, हम लोग कितना प्रीमियम कितना डिसाइड किए थे? तो पे कर दिया। जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर में क्या कोई सरेंडर वैल्यू डिसाइड होता है? तो तानिया, जब सरेंडर वैल्यू बेटा नहीं होता है तो सतीश पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया? लॉस एक्सपेंस हो गया। तो सभी प्रीमियम को कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। तो दूसरे साल का एंट्री क्या हो जाएगा? प्लीज, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम। बुआ, क्या पहले साल का एंट्री सही है? तो एक बात बताइए, क्या फर्स्ट ईयर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो कैपिटल पर ना तो बैलेंस शीट पर। ठीक है, हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सेकंड वाला, ट्रीटेड एज एन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। चलिए अब आते हैं दूसरे साल। आइए सुनिएगा ध्यान से, सेकेंड ईयर पर हम आए। तो सर सेकेंड ईयर में हम फिर से प्रीमियम पे किए करेंगे ना, तो एंट्री क्या होगा? जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब इसको ट्रांसफर करना है पीएल में, लेकिन तुम सोचो दूसरे साल तुमको सरेंडर वैल्यू कितना मिल रहा है रिमी? 8,000। क्वेश्चन देखो ना कॉपी पर, 8,000। तो दोस्त एक बात बताओ, जब तुमको 8,000 सरेंडर वैल्यू मिल रहा है तो सरेंडर वैल्यू को एसेट्स क्रिएट कर दो। तो तुम्हारे पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा कितना जा रहा है? 2,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2,000, जीएलपी प्रीमियम अकाउंट 8,000, लेकिन कौन सा वैल्यू? सरेंडर वैल्यू टू जीएलपी प्रीमियम अकाउंट। सर इस दोनों अकाउंट में ना तो पार्टनर्स कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा और ना तो बैलेंस शीट पर, क्योंकि सर कहीं भी कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्डिंग हुआ कहां? बोलो सतीश, तुम समझ पाए? वेरी गुड। सर थर्ड ईयर में आपने बताया था, हाँ अरे एक चीज तो बोलना भूल गए, म्यूट कर लीजिए। तो सर एक बात बताइए, सेकेंड ईयर में जितना को हम सरेंडर वैल्यू को एसेट्स क्रिएट किए हैं, उज्जवल ध्यान से देखना बच्चे, जितना को हम एसेट्स क्रिएट किए हैं वो वैल्यू कहां प्रेजेंट होगा? बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा।
कितना वैल्यू प्रीमियम का कि सिर्फ सरेंडर वैल्यू? सिर्फ सरेंडर वैल्यू। चलिए सेकंड में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, अब थर्ड ईयर से ध्यान से सुनिए। देखिए थर्ड ईयर में हम दो केस लेने वाले हैं, आपको बोले थे ना, सरेंडर वैल्यू का केस और मैच्योरिटी का केस। मैच्योरिटी कब मिलेगा? डेथ पर। अच्छा, उज्जवल का कहना था कि सर आप तो बता ही नहीं रहे कि थर्ड ईयर में कब। देखिए मैंने यहां क्लॉज रख दिया कि हम ये मानकर बना रहे हैं कि हम थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे। चले चलिए, तो सर एक बात बताइए, अगर हम थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, तो सर उस हिसाब से हमारा जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा? मैंने प्रीमियम का तो पैसा पे किया नहीं, प्रीमियम का पैसा पे किया नहीं। चलिए तो सर एक बात बताइए, हमको फिर कितना पैसा मिलेगा जो सेकंड ईयर? नहीं इसको मत लिखिए, कहाँ मिला, कब मिला? वो तो आप माने मिला कब? जबरदस्ती मिल गया, मिलेगा, हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,000। तो हम लिखना नहीं, पहले सुन लो, चेंज है उसमें, दोनों बात रखे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी कितना? 8,000। 8,000 ठीक है, कितना? 8,000। क्वेश्चन को पलट कर देखो, तुम्हारी क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू कितना है? तो सर वो तो सेकेंड ईयर में है ना, थर्ड ईयर में क्यों बात कर रहे हैं? दोस्त हम थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में सरेंडर कर दिए, तो हमने प्रीमियम दिया कहां? नहीं दिया ना, तो हमको दूसरे ही साल का पैसा मिलेगा ना। अब तुम कहोगे कि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। अरे क्यों बांटोगे यार, वो तो ऑलरेडी बट चुका है। पक्का पक्का? अब ना एक चेंज कर रहे हैं, सुनिए। हाँ सर, पॉलिसी देने के बाद, पॉलिसी देने के बाद, सॉरी प्रीमियम देने के बाद सरेंडर किए। वेरी गुड, हाँ प्रीमियम दे दिए। तो सर एक्स्ट्रा पैसा तो हाँ 15 कर देते हैं वहां, हाँ 15। तो कितना पैसा मिलेगा हमको? बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 15,000। और सिर्फ कितना पैसा पार्टनर को गया? एक्सेस अमाउंट, है ना। चलो आ जाओ, फिर से एक बार समझ लो, अगर हौच पौच हो रहा है तो ठीक है। देखो यहीं पर ना इसमें एक मिस्ट्री होता है, रुको हम अमाउंट इरेज कर देते हैं और फिर से पुट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम तुमको दो सिचुएशन सिखाएंगे। पहला, हमने ये मान लिया कि हम पॉलिसी को कब सरेंडर कर दिए? स्टार्ट में। तो सर जब आप सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, सर जब हम स्टार्ट ही में सरेंडर कर दिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मैंने तो तीसरे साल का प्रीमियम दिया नहीं, तो हमको तीसरे साल का सरेंडर वैल्यू कैसे मिलेगा सतीश? मिलेगा क्या? कौन सा मिलेगा? पिछले साल का। तो पिछले साल का सरेंडर वैल्यू कितना? 8,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। अब तुम कहोगे कि सर इस पैसे को पुराने पार्टनर्स में बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। सर ये तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली बट गया है, कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। तान्या समझे तुम अच्छे से? रिमी, आनंद समझ गए? अब हम चेंज करने जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। अब हम एक परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज। क्वेश्चन में चेंज किए। सर हम थर्ड ईयर के एंड में सरेंडर किए या मिड में सरेंडर किए, कभी किए, लेकिन प्रीमियम देने के बाद किए। मेरा क्वेश्चन सुने? हाँ, प्रीमियम देने के बाद किए, ठीक है। सुनना, तो सर जब हम तीसरे साल का प्रीमियम दे दिए तो हम तीसरे साल के सरेंडर वैल्यू को डिजर्व करने लगे। वेरी गुड। तो सर ऐसे केस में अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमको सरेंडर वैल्यू दी 15,000।
हम पार्टनर्स को बांटेंगे ये पैसा। लेकिन सर इस 15,000 में आप पहले ही तो सेकेंड ईयर में 8,000 पार्टनर्स को इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो एक्स्ट्रा पैसा वो कितना डिजर्व करते हैं? 7। जानते हो दोस्त, इतना हर एग्जाम्पल केस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए एक ही केस पे सोचते हैं कि आपको बस पुट कर दे, चेंज कर कर समझाते हैं। तो तान्या चेंज देखी तुम, सिचुएशन बदला तो एंट्री भी क्या हो गया, बदल गया। तो अभी हम इसको वापस से कैसा कर देते हैं, पहले जैसा ही कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बिगनिंग लिख दिए है ना। तो क्या हो जाएगा, 8,000 नील नील। सर सिचुएशन 3 कहता है, अभिषेक ध्यान से सुनिएगा, सब लोग म्यूट कर लीजिए। सिचुएशन 3 में हम लोग को पढ़ना है व्हेन जेएलपी ट्रीट एज एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जेएलपी कैसा ट्रीट हो रहा है? तो जेएलपी एक एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की तरह ट्रीट हो रहा है। वेल गुड। तो हम एसेट्स के जैसा भी ट्रीट कर रहे हैं और लायबिलिटी के जैसा भी ट्रीट कर रहे हैं। सर अब सवाल है कि हम कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन में ये लोग तीसरा मेथड फॉलो कर रहा है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों के जैसा। तो समझे अभिषेक, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब तुम क्वेश्चंस को स्टडी करोगे, तो क्वेश्चन में जो सरेंडर वैल्यू होगा उतना ही एसेट साइड में लिखा होगा और रिजर्व, जेएलपी रिजर्व में लिखा होगा। तो अगर बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू को एसेट साइड और रिजर्व को लायबिलिटी साइड लिख दे, तो तुम समझ जाना क्वेश्चन में कि ये लोग तीसरे वाले मेथड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। खैर चलिए आइए एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। देखिए दो लोग हैं पार्टनर, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों का जो पीएसआर है वो 1:1 का है। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 1 लाख। प्रीमियम एवरी ईयर हम कितना पे कर रहे हैं, 10,000। और सरेंडर वैल्यू 10,000 सरेंडर वैल्यू है। ओहो रुकिए, हम भी कहां लिख दिए, हाँ ये है सरेंडर वैल्यू। चलिए सरेंडर वैल्यू हो गया फर्स्ट ईयर का नील। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरेंडर वैल्यू ऐसे भी पहले साल नील होता है। दूसरे साल कितना है सतीश, 8,000। और तीसरे साल कितना है, 15,000। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला साल जब हम पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम पे करते हैं बुआ? हाँ सर बिल्कुल। तो पहला साल हमने प्रीमियम पे कर दिया, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उतना ही प्रीमियम हम कहां ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत? तो ना तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिख रहा है और ना तो पार्टनर्स कैपिटल पे दिख रहा है। सर ये तो ट्रीटमेंट वैसा ही लगा जैसे आपने पहले 2 मेथड में पढ़ाया। क्या अमन, हम यहां पढ़ा रहे हैं, आप कहां बिजी हैं? तो हमने प्रीमियम का पेमेंट किया और उतना ही प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिया पीएल में। ठीक है, चलो अब थोड़ा यहां से नोटिस करना जहां से डिफरेंस होगा। दूसरा साल आया, दूसरे साल हमने क्या कर दिया भैया, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है सर, वेल गुड। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि दूसरे साल मेरा सरेंडर वैल्यू कितना है। तो भैया जब 8,000 सरेंडर वैल्यू है तो वो एसेट्स में ट्रांसफर हो गया और मेरे लिए लॉस सिर्फ कितना रहा, 2,000, जिसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर दिए। तो दूसरे साल भी पता चला ना पार्टनर्स कैपिटल पे इसका असर दिखा और ना बैलेंस शीट पर। यहां तक तो आपको ये दूसरे मेथड के जैसा लगा, जैसा आपने दूसरे मेथड में पढ़ा।
लेकिन प्रॉब्लम अब आएगा, कहता है कि जितना का तुम एसेट्स बनाए हो उतना ही का क्या बनाओ, रिजर्व। यही से यह मेथड अलग होगा। तो तुमको दूसरे साल उतना ही का यानी इसी 8,000 रुपया का क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो तुम इतने ही अमाउंट का क्या कर दिए, रिजर्व बना लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। तो सर ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया, बिल्कुल। जितना का एसेट्स उतना ही का लायबिलिटी, हमने सेम अमाउंट से क्या कर दिया, रिजर्व बना दिया। अब आप नोटिस करना, यहां तक तो सेकेंड वाला मेथड और थर्ड वाला मेथड सेम है, लेकिन यहां से थर्ड वाला मेथड डिफर हो रहा है ना। यानी हम उतना ही का क्या कर लिए, रिजर्व क्रिएट कर लिए। सतीश कोई दिक्कत? अब आइए सर यहां क्या असर पड़ेगा। तो जानते हैं यहां बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। कैसे सर? इतना आपने यहां 8,000 का एसेट्स माना, अमन एसेट्स माने, तो जो एसेट्स माने वो बैलेंस शीट में एसेट साइड गया, और यहां आपने रिजर्व क्रिएट किया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। तो सर सेकेंड ईयर का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे तो नहीं पड़ा, लेकिन बैलेंस शीट पे आ गया। तो उतना ही का रिजर्व क्रिएट कर दिए और उतना ही का एसेट्स क्रिएट कर दिए। तो सर यहां पर बहुत ज्यादा तो टेंशन हम लोग को नहीं हुआ। अब नोटिस कीजिएगा, एज्यूम करेंगे हम यहां पे कुछ, सुनिएगा। मान लो न्यू पार्टनर ज्वाइन कर लिया है, तो सर जब न्यू पार्टनर ज्वाइन कर लिया है तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। दोस्त मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा? ऑब्वियसली सर सरेंडर वैल्यू मिलेगा आपको, और तो कुछ मिलना नहीं है क्योंकि सरेंडर वैल्यू मिलता है। अच्छा, अब यहां दो चीजें हम एज्यूम कर सकते हैं। पहला, ईयर के स्टार्ट में या प्रीमियम देने के बाद, हम पहले मानकर चलेंगे कि ईयर के स्टार्ट में। सुनना, हम लोग ईयर के स्टार्ट में पॉलिसी को सरेंडर कर दिए। तो दोस्त जब हमने पॉलिसी सरेंडर कर दिया, हमने प्रीमियम थर्ड ईयर का पे किया ही नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी तो हमको पिछले साल का ना सरेंडर वैल्यू देगी, बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 8,000, वेरी गुड। आगे चले। अब तुम सोच रहे होगे कि सर एक बात बताइए, एसेट साइड जो रिजर्व है उतना तो पहले ही बढ़ चुका है। सॉरी, एसेट साइड कह रहे हैं, एसेट साइड जो सरेंडर वैल्यू तुम रखे हो वो तो पहले ही बढ़ चुका है, 8,000 है ना? नहीं, हाँ इनडायरेक्टली बटा ना सेकेंड ईयर में। जो सरेंडर वैल्यू, ये जो तुम एसेट्स क्रिएट किए थे ना जी, तो ये तो तुम बांट दिए हो ना, बांटे हो कि नहीं बांटे हो? तो सर एक बात बताइए, तो थर्ड ईयर हमको बांटने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको पैसा उसके बराबर मिला है। अगर दोस्त तुमको 10,000 मिल जाता ना, इमेजिन कर लो तुमको 10,000 मिल जाता तो कितना ज्यादा मिल जाता, तो उसको बांटते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो काल्पनिक एग्जांपल हम बोल रहे हैं, सरेंडर वैल्यू पहले से पता है। चलिए आगे चले। लेकिन सर एक बात बताइए, एसेट्स वाला पार्ट तो बढ़ चुका है, एग्री, लेकिन सर रिजर्व वाला पार्ट तो नहीं बढ़ा है। बिल्कुल नहीं। तो जो जीएलपी रिजर्व में पैसा रखे हैं वो किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। हाँ, रिजर्व को खाली भी तो करना होगा वहां से। तो जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होता है, कैंसिल हो गया, और किसको बांट दिए? पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो हम लोग के एग्जांपल में कौन सा पार्टनर था? ए बी था, तो ए बी को बांट दिए। अब एक चीज सोचो तुम, क्या इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे पड़ा? हाँ पड़ा तो सर, अभी तो आपने बांटा तो क्यों नहीं पड़ा? अच्छा, बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, बैलेंस शीट पे तुमको दोनों जगह से लेस करना होगा।
जितना तुम जीएलपी रिजर्व में पैसा रखे हो और जितना एसेट्स में रखे हो, अब दोनों को कैंसिल करना होगा। यहां देखिए, ये जो आप सेकेंड ईयर में जीएलपी रिजर्व में पैसा रखे थे, उसको भी वहां से कैंसिल करना होगा, क्योंकि उस रिजर्व को तुमने क्या कर दिया, बांट दिया। और ये एसेट्स तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली बढ़ चुका है, इसी का तुम पैसा रिसीव कर रहे हो ना, जिसको तुम एसेट्स माने थे। इंश्योरेंस कंपनी तुमको इसी के बदले में ना पेमेंट की है, तो तुमको नए बैलेंस शीट से ये अमाउंट भी हटाना होगा और ये अमाउंट भी हटाना होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझ लो शुरू से। अभी डेथ वाले मैटर को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझ लो। हम लोग एक क्वेश्चन लिए जिसका पॉलिसी वैल्यू कितना है, 1 लाख। हम प्रीमियम एवरी ईयर कितना पे कर रहे हैं, 10,000। रेशियो क्या है इसका, 1:1। पहला साल सरेंडर वैल्यू, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। चलिए हम लोग एज्यूम करके चलेंगे क्वेश्चन में, ये हम लोग का एजम्पशन होगा कि हम थर्ड ईयर में सरेंडर करेंगे, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में। तो सर पहला साल तुम प्रीमियम पे करेंगे, सर उतना देर से तो आप हम लोग को पहले भी सिखा रहे हैं, जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने प्रीमियम पे कर दिया और चूंकि इसका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है तो मेरे लिए पूरा का पूरा लॉस है, पूरा का पूरा एक्सपेंस है, हम इसको पीएल में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरे ईयर। तो दूसरे ईयर भी हम प्रीमियम पे किए, जीएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन दोस्त दूसरे साल हमको प्रीमियम का एक वैल्यू मिल रहा है, एक सरेंडर वैल्यू मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है, सरेंडर वैल्यू। तो दोस्त एक बात बताओ, दूसरे साल हम 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं और 8,000 का सरेंडर वैल्यू तो मेरा है ना कंपनी के पास। तो भैया यानी एग्जैक्ट मेरे लिए लॉस सिर्फ कितना है, 2,000। यानी हमको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ना। ये तो हम पूरा 10 कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरे लिए घाटा तो सिर्फ 2,000 है। इसीलिए हम उस 2,000 को पीएल में ट्रांसफर कर दिए और 8,000 जो स्टैंडर्ड कह रहे सरेंडर वैल्यू है उसको हम एसेट्स मान लिए। क्या मान लिए, एसेट्स मान लिए। ये तो हम आपको पहले भी बताए हैं, यहां तक तो कुछ नया नहीं है। क्या मान लेंगे, एसेट्स मान लेंगे। चलिए, लेकिन सर थर्ड मेथड कहता है कि जितना का तुम एसेट्स बनाए हो उतना का तुमको रिजर्व भी बनाना होगा। तो हम क्या क्रिएट कर लिए, रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब जाहिर सी बात है दोस्त, रिजर्व के लिए पैसा कहां से आएगा, पीएल से थोड़ी आता है। तुम पार्टनरशिप पढ़े हो, जब भी रिजर्व बनाना होता है तो एप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीएलपी रिजर्व क्रिएट कर लिए। तो दोस्त सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, 8,000 का एसेट्स क्रिएट हो गया और 8,000 का लायबिलिटी रिजर्व क्रिएट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एज्यूम करेंगे, सब काल्पनिक बात है, हम एज्यूम कर लिए कि थर्ड ईयर में हम सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर कब कब होता है, ऑब्वियसली जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, या तो एडमिशन होगा या किसी का रिटायरमेंट होगा, वो भी स्टार्टिंग में कर लिए। दोस्त जब हम स्टार्टिंग में कर लिए तो इसका मतलब हम ईयर के बिगिनिंग में कर लिए, तो थर्ड ईयर का हम प्रीमियम पे नहीं किए। इसका मतलब हमने थर्ड ईयर का प्रीमियम पेड नहीं किया है। तो जब हम थर्ड ईयर का प्रीमियम नहीं दिए हैं तो हमको सरेंडर वैल्यू थर्ड ईयर का देगा, ऑब्वियसली पिछले साल का देगा। पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, बहुत बढ़िया। तो भैया ये हमको पैसा दिया, ये कौन वाला पैसा दिया, वही पैसा ना दिया जो हम बैलेंस शीट में कहां मान के रखे थे, एसेट्स। यहां तक कोई दिक्कत? और दोस्त इनडायरेक्टली हम जब उसको एसेट्स में रखे तो पार्टनर में अपॉर्शन तो हो ही गया, यानी इस पैसे को अब दोबारा बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज तो अभी भी रुक रहा है, रिजर्व। अब भैया कैंसिल तो दोनों करना होगा ना, नहीं तो अकाउंट्स बैलेंस ही नहीं होगा।
एसेट साइड हट गया, लायबिलिटी साइड छोड़ देंगे। तो जो रिजर्व क्रिएट किए थे किसके लिए? तो भैया आप पीएल से उतना पैसा निकाले थे, अलग किए थे, उस पैसे पे किनका अधिकार है? पार्टनर्स का। यानी सोचो, खुद ही पैसा अलग किया, खुद ही को बांट रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का कोई फॉर्मेट नहीं है, खुद के लिए पैसा जमा किया और खुद को ही दे देगा। कोई बात नहीं, रिजर्व कैंसिल किए और ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में बांट लिए। अब जरा नोटिस कीजिएगा, आखिर थर्ड ईयर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? थर्ड ईयर में पार्टनर्स के कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा और बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा। कैसे? पहला तो सर, आप जितना का एसेट्स क्रिएट किए और जितना का रिजर्व क्रिएट किए, हाँ, दोनों हट जाएगा या हट गया, दोनों को हटा दो, रिजर्व को भी उतना से हटाओ और उतना ही के एसेट्स को हटाओ। अब रहा पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्त, रिजर्व जब तुम बांटोगे, रिजर्व क्रेडिट करोगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल पे उसका इफेक्ट नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। सर एक बात बताइए, यहां तक तो आप एग्जाम्पल सिर्फ पुट कर रहे हैं किस चीज का? एडमिशन और रिटायरमेंट का। अगर डेथ होता तो क्या होता? दोस्त, डेथ होता तो क्या मिलता अपने को? मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग कितना डिसाइड किए थे? 1 लाख। यानी इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 1 लाख, है ना? कितना? 1 लाख। आगे चले। अब तो सवाल ये है, उस 1 लाख में तुम 8,000 तो ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू बांट चुके हो ना, बचा कितना? 92,000। इसका ट्रीटमेंट तुम पहले भी सीखे हो। हाँ, एक्सेस अमाउंट तो हमने 92,000 बांट दिया। अब यहां पर दिक्कत ये है कि सर एसेट साइड से भी हट गया, लेकिन रिजर्व में तो अभी भी अमाउंट पड़ा हुआ है। अकाउंट को बैलेंस करने के लिए रिजर्व से भी हटाना पड़ेगा। तो रिजर्व से पैसा को विड्रॉ कर दिए, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया? ओके, चलिए एक उस समय क्वेश्चंस रह गया था, टाइम है? हाँ, तो जब तक ये क्वेश्चन हो जाएगा बात बात में जी। हाँ, अब इसमें जब एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों मानते हैं, जब दोनों केस में इनडायरेक्टली बोले बढ़ जाता है, बोले एसेट्स वाला अमाउंट पे हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे थे। रिजर्व के लिए अप्रोप्रिएशन क्रिएट किए थे। थोड़ा सा नोटिस कीजिए बात को, अप्रोप्रिएशन से रिजर्व बना था पहले। हाँ, खिचड़ी मत पकाइए, साफ साफ लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। रिजर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अमाउंट से, वो अलग से बना है, इक्वेट नहीं किए हैं। चले, इसीलिए रिजर्व से खुद ही अलग किए और खुद को वापस बांट लिए। हाँ, तो जहां एसेट्स माने उतना वैल्यू तो हर बार छोड़कर बांटते थे, यहां भी तो वही किए। वहां लायबिलिटी साइड को ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ था, एसेट साइड हुआ था, एसेट साइड से हट गया, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया था उतना से। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको